हेलो एवरीवन, आई एम कोमल सिंह। तो आज हम मराठी का लेसन नंबर 3 शाल पढ़ेंगे और इसके जो लेखक है वो है राघव जाधव। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि शाल का मतलब क्या होता है। शाल मीन्स यहाँ पे जो हम ठंडी में ओढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शाल मीन्स शॉल। अभी यहाँ पे प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो कि लेखक के बारे में बताया हुआ है और जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो चैप्टर में क्या है उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कवि, समीक्षक, ललित लेखक। यहाँ पे जो लेखक है राघव जाधव वो एक कवि भी है, एक समीक्षक भी है और एक ललित लेखक भी है। कवि मीन्स जो पोयम लिखते हैं। समीक्षक मतलब यहाँ पे जो टिप्पणी करना किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी स्टोरी के ऊपर, तो उस पर टिप्पणी करना वो भी है, मीन्स समीक्षककार भी है। और एक ललित लेखक मीन्स छोटी छोटी स्टोरी भी लिखते हैं। साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली। अभी यहाँ साहित्याची जाण मीन्स पोयम के बारे में इन्हें नॉलेज है और बहुआयामी मीन्स बहुत सारी समीक्षा वृत्ति मतलब बहुत चीज़ों के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की हुई है। व्यापक वाङ्मय दृष्टिकोन आणि चिंतात्मक ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्य आहेत। त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत। अभी इनका समीक्षा के ऊपर 30 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, अब इसमें से कुछ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींच्या कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तकें। और इतना जो है वो समीक्षात्मक पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। उनमें से कुछ कविता संग्रह वैसे तो बहुत सारी है मगर जो प्रसिद्ध है मीन्स फेमस है वो है वियोग ब्रह्म और मावर्तीच्या कविता। ये जो 2 कविता है वो फेमस हुई है। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपन्नात सहभागी होते। अभी 1970 से लेके 1990 तक के विश्वकोश में इंसाइक्लोपीडिया में पार्टिसिपेट हुए थे। अभी सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। शालीभोवती असलेल्या लेखकांच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। अभी शाल मतलब जो लेखक को एक शाल मतलब सम्मान के रूप में एक शॉल दिया गया था, तो शॉल के प्रति उनका जो अनुभव रहा है, उनका जो मेमोरी है वो इस चैप्टर में बताया हुआ है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। अभी देखो यहाँ इस चैप्टर में शाल और शालीन ये दोनों का मीनिंग क्या है, मीन्स दोनों एक दूसरे से कैसे क्या फर्क है दोनों में, ये चीज बताया हुआ है। मीन्स शाल मतलब यहाँ पे जो हम ओढ़ते हैं ठंडी में वो, और शालीनता मीन्स अच्छा व्यवहार करना, दूसरों से नम्रता पूर्वक बात करना, दूसरों के रिस्पेक्ट करना, ये सब इसको क्या कहते हैं, शालीनता। तो यहाँ पे शाल और शालीनता में क्या फर्क है वो भी इस चैप्टर में बताया है। पाठातील औदार्यांचे उदाहरण हे माणसांची संवेदनशीलता जपणारे आहे। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्वाचे असते। कोणत्याही निर्जीव वस्तू निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। अभी यहाँ पे जैसे कोई तुम्हारा बर्थडे है, किसी का बर्थडे, और उसमें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कोई पेन गिफ्ट दिया है, मीन्स गिफ्ट के रूप में तुम्हें एक पेन मिला हुआ है, तो पेन को क्या करते हो तुम, संभाल के रखते हो। क्यों? क्योंकि तुम वो किसने दिया है तुम्हें, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने। तो इसीलिए ये निर्जीव चीज यहाँ पे क्या है, जो पेन है वो क्या करता है, 2 मानवीय भावना मतलब 2 इंसानों के बीच जो भावना है उसको बनाए रखता है। तो वही वैसे ही सेम यहाँ पे जो लेखक को सम्मान के तौर पे जो शॉल मिला था वो शॉल को वो क्या करता है, 2 मानवीय भावनाओं को बनाए रखा है। उनके प्रति उनका क्या अनुभव है, क्या मेमोरी रहा है, वही सब इस चैप्टर में बताया है। वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग त्यांचे मानवीय संदर्भाचे सर्वथाने महत्वाचे ठरतात। अभी वस्तुशी मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज, निर्जीव चीज है, वो क्या करता है, 2 मानवीय भावनाओं को बनाए रखता है। यादगार लम्हा, यादगार मेमोरी। तो अभी लेसन स्टार्ट करते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। एक बार जो लेखक है राघव जाधव वो पु ल देशपांडे मीन्स महान लेखक के घर पे किसी काम से गए थे, कारण से गए थे। निमित्ताने मतलब यहाँ पे क्या है, कारण।
काम झाल्यावर मी निघण्याचा बेतात होतो. काम होने के बाद वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे. तेवढ्या सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले और उसी समय सुनीताबाई ने मीन्स यहाँ पे कौन है, जो पुल देशपांडे है उनकी वाइफ, तो और वो एक महान लेखिका भी है. तो उन्होंने क्या किया, उनको रोका और पूछा. किसको? राघव जाधव जो लेखक है उनको. तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? अगर मैं तुमको शॉल दूंगी तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले. पूल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. और वो जो लेखक है राघव जाधव, उन्होंने तुरंत ही हाँ बोला. और पूल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. अभी सुनीताबाई के हाथ से मीन्स महान लेखक और लेखिका के हाथ से सम्मान के तौर पर शॉल लेना, ये उनको बहुत ही प्राउड फील हुआ. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली. और ये शाल उन्होंने क्या किया, अपने रूम में एक सूटकेस था उसमें रख दिया. वापरली मात्र कधीच नाही और उसको कभी भी यूज नहीं किया. पुढे वाईला विश्वकोशाचे अध्यक्ष म्हणून मैं गेलो. अभी आगे चलकर जो वाई है मीन्स सतारा जिला में एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो लेखक है राघव जाधव विश्वकोशाच मतलब इंसाइक्लोपीडिया अध्यक्ष मतलब चेयरमैन बनकर वहाँ पे गए थे. किधर? वाई में. तिथे नदी काठाच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. और वहाँ पे एक नदी के किनारे जो पाठशाला मीन्स एक स्कूल था, वहाँ पे एक खोली मतलब स्कूल के कमरे में रहते थे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होता. और वहाँ पे खोली के एक दक्षिण के साइड विंडो के साइड वहाँ पे एक नदी भी बह रही थी. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खाली घडणाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती. और वो क्या देख रहे हैं कि ठंडी का दिन था. वहाँ पे एक बाई मीन्स एक औरत क्या कर रही है, खिड़की के मीन्स नदी के किनारे एक तट के पास बैठकर अपने बच्चों को एक टोकरी में रखकर वो मासे पकड़ना मीन्स यहाँ पे मच्छी पकड़ने के काम में बिजी थी. तिचे बाळ कडकड्यांचे थंडीने कुड़कुड़ात रडत होता और उसका जो बच्चा था वो ठंडी के कारण रो रहा था. पर आई तिकड़े बघते ही नव्हती. मगर जो उसकी आई है, जो मम्मी है, वो वहाँ उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी. मला मात्र राहवले नाही और उनको लेखक को रहा नहीं गया. मैं सूटकेस मधील पुलकित शाल काढली. अभी उन्होंने क्या किया, सूटकेस में से पुलकित शाल मतलब पुलकित क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो किसने दिया है, पुलकित पूल्व देशपांडे की वाइफ ने, तो इसलिए उसका नाम क्या लिखा है, पुलकित शाल. तो उन्होंने क्या किया, जो सूटकेस में से वो जो शॉल मिला था सम्मान के तौर पर, उन्होंने उसको निकाला और 5-50 रुपयांचा नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. और शॉल के साथ कुछ पैसे भी थे और वो पैसे क्या किए, उन्होंने वो बाई को, औरत को बुलाकर उसको दिए. खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, और वो खिड़की से सब नीचे मतलब उसको दिया उस औरत को. त्या बाळाला आधी साडीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. अभी उन्होंने क्या बोला कि वो जो बच्चा है जो रो रहा है ठंडी के कारण, उसको क्या करो, पहले शॉल में लपेटो और फिर बाद में अपना मच्छी मारते बैठो, मीन्स एक टॉन्ट के जैसे. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. अभी जो वो मेमोरी थी मीन्स वहाँ पे जो पुल देशपांडे की वाइफ ने जो शॉल दिया था उससे ज़्यादा मीन्स सम्मान के तौर पर जो शॉल मिला था उन्हें, उस मेमोरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको ये बच्चे को बचाना लगा. इसलिए उन्होंने क्या किया, वो शॉल निकाल कर उसको दिया. इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि या घटनेची ऊब मीन्स यहाँ पे गर्मी पुलकित शालीच्या अपेक्षा अधिक होती. मीन्स यहाँ पे ये जो घटना हुआ उससे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. किसके कंपैरिजन में, वो शॉल मतलब वो जो मेमोरी उनको थी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनको इस बच्चे को संभालना लगा. कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलन गाजवत पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले. अभी जो कवि है नारायण सुर्वे, ये क्या करते थे, कार्यक्रम रखते थे सभा सम्मेलन का. तो उसमें बहुत सारे लोग आते थे जाते थे. पुढे ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष झाले और आगे चलकर वो साहित्य सम्मेलन के मतलब जो कार्यक्रम रखते थे वहाँ के वो प्रेसिडेंट मीन्स अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट बन गए. क्रमतः त्यांचा कार्यक्रमाना अहोरात्र बढ़ती चर्चा और इसी कारण उनका जो कार्यक्रम होता था वो दिन रात चलता रहता था.
प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफल त्यांना मिलत रहा। हर एक कार्यक्रम में उनको सम्मान के तौर पर शाल और श्रीफल मीन्स यहाँ पे नारियल मिलता था। एकदा ते मला म्हणाले, और एक बार उन्होंने लेखक से बोला, कौन? नारायण सुर्वे जो कवि है, उन्होंने लेखक से बोला, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। अब ये शाल लेते लेते वो क्या बन गए? शालीन। मीन्स शालीन मीन यहाँ पे संस्कृति, जैसे दूसरों से नम्रतापूर्वक बात करना, रिस्पेक्ट करना। तो ये शॉल लेते लेते अभी वो क्या बन गए? शालीन बन गए, ऐसा उन्होंने बोला लेखक से। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज माझ्याच नव्हे तर कोणत्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। अभी जो उनका बोलने का, जैसे वो बोल रहे थे, उपरोधी खोज में स्टंट ताना, ऐसा कटाक्ष के रूप में, तो वो जो बोलने का तरीका था वो किसी को भी आसानी से समझ में आ जाता था। शॉल व शालीनता यांचा संबंध काय? शॉल और शालीनता ये दोनों का आपस में क्या संबंध है? ऐसा क्वेश्चन लेखक के मन में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कवि जो है वो क्या बोले कि ये शॉल लेते लेते अभी वो क्या बन गए? शालीन। शालीन मीन्स एक अच्छा इंसान। तो इसीलिए उनके मन में क्वेश्चन आया कि शॉल और शालीनता का क्या संबंध है। खरी तर खरी खुरी शालीनता साली विनाश सोपते। अभी यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जो खरी खुरी मतलब रियल में जो शालीनता है वो शॉल के बिना भी अच्छी लगती है। सुर्वे मुळातच शालीन। शालीनचा वरसावा खाली त्यांचा शालीनता कधी हरवली नाही, कधीही क्षीण झाली नाही। अभी जो सुर्वे मीन्स यहाँ पे जो कवि है, उनका जो शालीनता है, संस्कृति है, वो कभी भी शॉल के बारिश के कारण कभी भी वो कम नहीं हुआ। मी कविवर्यांना म्हटले। अभी जो लेखक है वो कविवर्या मीन्स यहाँ पे नारायण सुर्वे, उनको बोले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। अभी देखो जो लेखक यहाँ, जो कवि है यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला कि शाल जो है, वो जो शाल है हर एक कार्यक्रम में लेते लेते वो क्या बन गया? अभी शालीन बन गए, मीन्स संस्कृति वाले, मतलब अच्छे इंसान बन गए हैं। तो इसी कारण वो बात उनको अच्छी नहीं लगी लेखक को। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर शॉल से संस्कृति आती है, मैं शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। अगर शॉल से, किसी को शॉल देने से, किसी के पास शॉल होने से अगर संस्कृति आती है, अच्छे इंसान बन जाते हैं, तो अभी मैं क्या हो जाता? कर्ज बाजारी मीन्स कर्जे वाला इंसान हो जाता। कौन बोला? लेखक। भिकीला लागेन और भिकने लगूंगा, पण सैकड़ों शाली खरीदे करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि मैं कर्ज बाजारी हो जाऊंगी अगर शाल से शालीनता मीन्स अच्छा इंसान अगर कोई बनता है शॉल लेने के बाद, तो क्या बन जाएंगे? कर्ज बाजारी मीन्स कर्जे वाले इंसान, और भी मांगने लगेंगे। फिर भी वो क्या करेंगे? सैकड़ों मतलब हजारों और 100 से भी ज्यादा शाल वो खरीद कर सबको देंगे। अगर शॉल से शालीनता आती है तो मीन्स हर एक को शॉल देंगे तो सब लोग अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो वो ऐसा चाहेंगे कि वो सबको एक एक शॉल खरीद के दे, क्योंकि वो अच्छा इंसान बन जाए। तो इसी में ये बात सुनकर जो कवि है नारायण सुर्वे, वो मनापासून हसला मीन्स मन में हंसने लगे। शालीमुळे शालीनता येते की जाते? या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे। अभी जो लेखक है, शालीमुळे शालीनता, अभी उनका जो क्वेश्चन है कि शालीनमुळे मतलब जो शाल है उससे अगर संस्कृति मतलब अच्छा इंसान बन जाते हैं या नहीं बनते, तो इसमें इनका जो क्वेश्चन है का आंसर है वो देते हैं कि मेरे हिसाब से क्या है कि शाल से शालीनता मीन जो अच्छे इंसान है वो शालीनता जो है, संस्कृती जो है वो जाती है। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे। सम्मान करने के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो शालीन जग गमावून मतलब हम लोग सोचेंगे कि शॉल देने से सब अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो ये जो धोखा है मतलब ये जो सोच है वो बहुत ही गलत है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे 2004 साली मराठी साहित्य सम्मेलनाचे बिनविरोध अध्यक्ष झालो। अभी यहाँ पे जो लेखक है वो आगे चलकर वो खुद भी एक सम्मेलन, जैसे यहाँ पे नारायण सुर्वे थे, वो एक
सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए। वैसे ही राघव जाधव जो लेखक है वो भी आगे चलकर 2004 में वो भी बिन विरोध, मतलब उनके अपोजिट में कोई भी नहीं था और वो बिन विरोध अध्यक्ष मीन्स यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। अभी तत्कालीन मतलब लगभग जल्द ही, मतलब तुरंत ही जैसे वो बने थे 1-2 वर्षात मतलब 1-2 साल में उनके इधर भी जैसे वो कार्यक्रम रखते थे तो उनके पास भी शाल की बरसात होने लगी। मतलब हर एक कार्यक्रम में उनको शॉल और श्रीफल मिळता है। श्रीफल मीन्स नारियल। तो इसी कारण एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांचा ठेवण्याचे शक्य न था। इतना शॉल उनके पास जमा हो गया कि उनके छोटे से जो घर में वो रखने की भी जगह नहीं थी। मग मी सगळ्या शालींचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। अभी क्या हुआ कि वो क्या किए, इतना शॉल जमा होने के बाद उन्होंने तो आधा शॉल लेकर एक गठरी में बांधा और गठरी लेकर वो क्या किया, अपने पास के एक मित्र के पास चले गए, उनके घर पे रखवाया और उनको एक अधिकार भी दिया कि वो उसका यूज कर सकते हैं। बेचारा अति प्रामाणिक, त्यांचाही छोट्या खोली त्याने ते संभाले। मगर उनका जो मित्र है उनका भी घर क्या था, छोटा ही था, फिर भी उन्होंने अपने घर में उसको संभाल के रखा। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। अभी धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, जो शॉल मिलते गया उनको कार्यक्रम में, वो शॉल लेकर हर एक गरीब लोगों को, मेहनती लोगों को बांटते गए। या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिरांच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। अभी जो लेखक है लगभग शनिवार पेठेतील मतलब एक जगह का नाम है, वहां पे वो रोज ओंकारेश्वर मंदिर के पास रोज शाम को जाते थे। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे और वहां पे कट्ट्यावर बसना मतलब बैठना उनको पसंद था। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच सिरगुट्टे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। एक दिन क्या हुआ कि जो लेखक है उन्होंने देखा कि ठंडी में एक म्हातारा मीन्स बूढ़ा आदमी, अशक्त भिक्षेकरी मीन्स भीख मांगने वाला, वो क्या किया है कि फटा पुराना कपड़ा पहनकर और आरती पारती मारकर वहां पे कांपते हुए बैठा था। दूसरा दिवसी मी 2 शाले घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो और दूसरे दिन जो लेखक है वहीं पे उसी जगह पर ओंकारेश्वर मंदिर के पास आए और 2 शॉल लेकर आए साथ में। तो म्हातारा होता और वो जो बूढ़ा आदमी था वो उधरी था। त्याला दोन्ही शाली दिल्या। त्याने थरथरात हाताने मला नमस्कार केला और वो जो शॉल था लेखक जो लेकर आए थे उन्होंने क्या किया, उस बूढ़े आदमी को दिया और उस आदमी ने उनको दोनों हाथ से नमस्कार किया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही और आगे चलकर 4-5 दिन हो गए थे, मगर जो लेखक है उनको उसी जगह मतलब ओंकारेश्वर मंदिर जाने का टाइम नहीं मिला। त्यानंतर मी नेहमी प्रमाणे ये जा करत राहिलो और आगे चलकर उन्होंने लगातार वहां पे आना जाना किया। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली और अचानक ही उनको उस भिक्षेकरी वृद्धाची मतलब उस बूढ़े आदमी की याद आई। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, जो वो नेहमी मतलब हमेशा जहाँ पे बैठता था वहाँ पे नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मैं उठलो व पुलावरून चालू लागलो और वहाँ पे चक्कर मतलब घूमने के लिए यहाँ पे निकले और पुलावर मतलब पुल के ऊपर चलने लगे। पुलांच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षुकरी म्हातारा दिसला और पुल के पास में ही जो बीच में वहाँ पे जो म्हातारा मीन्स बूढ़ा आदमी था वहाँ पे उनको दिखा। मैं लगबगीने त्यांच्याकडे गेलो और जो लेखक है वो तुरंत ही उसके पास गए। पाहतो तो काय और क्या देखते वहाँ पे, 30 चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर तेज कुड़कुड़ने, तेज दिनवाने जीने। और वही जो चिरगुटे मीन जैसे पहले देखा था फटा पुराना कपड़ा पहने हुए, वैसे इस समय भी देखा और वैसे कांपते हुए देखा और वही जीवन जीते हुए फिर से देखा। मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? अभी उन्होंने उसके म्हातारा के पास, बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? त्याने नाकारती मान हलवली और जो बूढ़ा आदमी था उसने
नामे जवाब दिया. मग मीच म्हटले. फिर आगे लेखकनेही बोला, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होता, आठवते. उन्होंने क्या बोला कि 5-6 दिन पहले उन्होंने क्या किया था, उसको शॉल दिया था, 2 शॉल. क्या तुम्हें याद है? ऐसा उससे पूछा. किससे? म्हातारा मीन्स बूढ़े आदमी से. यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला. अभी इसमें म्हातारा हाथ जोड़ के बोलने लगा, हे भल्या माणसा तू लय मोठा. अभी क्या बोला है? हे भला इंसान तू बहुत बड़ा आदमी. म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कसा शोभतील, त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. अभी वो क्या बोल रहा है कि मेरे जैसे भिखारी पे ये शॉल कैसे शोभा देगी, उस शोभा से ज्यादा इस पेट की जो आग है, मीन्स जो भूख लगी है, वो ज्यादा ही इम्पॉर्टंट है. मी शाली इकल्यावर 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. वो क्या किए कि वो शॉल कर जो मतारा है, बूढ़ा आदमी है, उसने क्या किया, वो जो शॉल था उसको बेचकर 2-3 दिन तक लगातार उसने पेट भर भोजन किया, खाना खाया. आमचा हे असलं विकट जीना और हमारा ऐसा ही जीना है. तुझे लय उपकार आहेत बाबा, और तुम्हारा बहुत ही उपकार है. ऐसा कौन बोला? जो मतारा है, बूढ़ा आदमी, उन्होंने लेखक से बोला. लेखक राग जाधव जिसे. शालीचा शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अमंग्यांना सन्मानाची शाली तर द्यावात. अभी भूखे इंसान को क्या देना चाहिए? अन्न मीन्स खाना देना चाहिए. तहानलेल्यास मीन्स प्यासे इंसान को पानी देना चाहिए. और अगर ये भी नहीं जमा तो जो अभंग है, अपाहिज हैं, उनको क्या करना चाहिए? सम्मान के तौर पर शॉल तो देना ही चाहिए.